सभी मंगलाचरण करेंगे। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोके सव्वसाहूणं मोक्षमार्गस्य नेतारं हितारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। यह तत्वार्थ सूत्र नाम का महाग्रंथ है, जिसके तीसरे अधिकार के ऊपर हमारी चर्चा चल रही है। इसमें हम मध्य लोक का वर्णन और वहां भी जम्बू द्वीप का वर्णन देख रहे हैं। जम्बू द्वीप के वर्णन के अंतर्गत यह जम्बू द्वीप 7 महाक्षेत्रों में विभक्त है, जिनके नाम भरत क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र इत्यादि है, जिसके बारे में हमने कल चर्चा की थी। और ये जो 7 क्षेत्र हैं, ये 7 क्षेत्र 6 पर्वत हैं इस वृत्ताकार जम्बू द्वीप के मध्य में, है ना, क्रम से। उसकी वजह से ये 7 क्षेत्रों में बढ़ जाता है जम्बू द्वीप। तो वे पर्वत कैसे हैं, कितनी उनकी लंबाई चौड़ाई गहराई सब क्या है, कितनी है, वो हमें जानना है। उनके नाम क्या क्या है, उन जिन पर्वतों से ये 7 क्षेत्र बन जाते हैं, और उन पर्वतों पर क्या है, ये सब वर्णन आगे के सूत्रों में दिया हुआ है। तो उन 6 पर्वतों की चर्चा हम अपनी कक्षा में आज करेंगे। 7 क्षेत्रों की चर्चा हमने कल की, उसमें विदेश क्षेत्र के विषय में थोड़ा पुनः हम चर्चा करते हुए फिर आगे बढ़ते हैं। चलते हैं हम चित्र की तरफ। चित्र आपके समक्ष है, देखिए। 7 क्षेत्र, नीचे जो हरे रंग से हम शुरू करेंगे, देखिए हरे रंग वाला भरत क्षेत्र, फिर हेमवत क्षेत्र, फिर हरि क्षेत्र, फिर बीच में विदेश क्षेत्र, है ना, जो सुमेरु पर्वत के दोनों ओर, फिर रम्य क्षेत्र, फिर हिरण्यवत क्षेत्र, और सबसे ऊपर जो हरे रंग में है वह ऐरावत क्षेत्र। भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र एक जैसे हैं, ठीक है। हेमवत क्षेत्र और हिरण्यवत क्षेत्र एक जैसे हैं, और हरि क्षेत्र और रम्य क्षेत्र एक जैसे हैं, ठीक है। बीच का विदेश क्षेत्र है, जो कि इस जम्बू द्वीप के व्यास के अगर 190 हम टुकड़े करें तो उसके 64 भाग प्रमाण इसका बाण बीच का है। और ये इस प्रकार से देखिए, ये सुमेरु पर्वत है, भद्रसाल वन दोनों तरफ, ठीक है। गजदंत पर्वत उसके ऊपर नीचे, उसके कारण से उत्तर कुरु और देव कुरु भोग भूमि बन रही है। ये मध्य का विदेश क्षेत्र है, इसको हमने समझ लिया है, ठीक है ना। हाँ, अब दोनों तरफ भद्रसाल वन खत्म होने के बाद में भद्रसाल वन वेदी है, बाउंड्री है। उसके बाद में पूर्व दिशा में पूर्व विदेह और उत्तर दिशा पश्चिम दिशा में पश्चिम विदेह है, ठीक है। ये पूर्व विदेह और पश्चिम विदेह के जो क्षेत्र हैं, इन पूर्व विदेह के बीचों बीच एक नदी निकल रही है, देखिए सीता नदी लिखा हुआ है। और इस पश्चिम विदेह के बीचों बीच भी एक निकल उसका लिखा हुआ है सीतोदा नदी, ठीक है। तो ये पूर्व विदेह सीता नदी के कारण से 2 भागों में बढ़ जाता है, उत्तर पूर्व विदेह और दक्षिण पूर्व विदेह। इसी तरह पश्चिम विदेह भी उत्तर पश्चिम विदेह और दक्षिण पश्चिम विदेह, यानी कि ऊपर का पूर्व विदेह और नीचे का पूर्व विदेह, ठीक है। ये अब जो 4 हिस्से बन गए, पूर्व विदेह के 2, पश्चिम विदेह के, जो पूर्व विदेह का ऊपर का हिस्सा है, ठीक है ना, उसके भी 8 भाग बन जाते हैं, 8 क्षेत्र हो जाते हैं, ठीक है ना। जैसे कि देखिए, ये कच्छा लिखा हुआ है ना, कच्छा, सुकच्छा, महाकच्छा, कच्छकावती, आवर्ता, लांगलावर्ता, पुष्कला और पुष्कलावती, ये 8 हैं। और ये क्रम देखिए, यहां से शुरू होगा 1 2 3 4 8, फिर 9 10 11 क्लॉकवाइज ऐसे चल जाएगा, ठीक है, 32 तक, इस प्रकार से।
ये 8 विभाग जो बनते हैं वो कैसे बनते हैं? वो ऐसे बनते हैं कि यहाँ वक्षारगिरी है, ठीक है, 4 वक्षारगिरी और 3 नदियां, विभंगा नदियां, ठीक है। इन कारण से इस 8 क्षेत्र बन जाते हैं। तो ये कच्छा के जो बाद है वो वक्षारगिरी, फिर विभंग नदी, फिर महाकच्छा के बाद फिर वक्षारगिरी, फिर नदी, फिर वक्षारगिरी, फिर नदी, फिर वक्षारगिरी, ठीक है। और पुष्कलावती के बाद में फिर वन वेदी है, भूतारण्य वन जो एरिया बच गया वहां पर वन क्षेत्र है, वहां पर है भूतारण्य वन है, पूर्व में देवारण्य वन ऐसा भी कहते हैं, और पश्चिम में भूतारण्य वन ऐसा भी, ठीक है। तो ये भूतारण्य देवारण्य वन है, इनकी वेदी बनी हुई है, ठीक है ना। तो ये 4 वक्षारगिरी और 3 विभंगा नदियां, पर वक्षारगिरी फिर नदी, फिर वक्षारगिरी फिर नदी, ऐसे करके 8 क्षेत्र बन जाते हैं। सेम ऐसे नीचे बन जाएंगे दक्षिण पूर्व विदेह में, ऐसे पश्चिम विदेह में भी ऊपर और नीचे 8-8 बन जाएंगे। ऐसे ये 32 क्षेत्र इस विदेश क्षेत्र के, महाविदेश क्षेत्र है ये, और ये 32 क्षेत्र ये विदेश क्षेत्र के भाग है 32, ठीक है, महाविदेह के। तो ऐसी सेम रचना विदेश, जैसे महाविदेह की रचना यहाँ है, ऐसी ही रचना सेम, मतलब अपने अपने आकार और उसके हिसाब से, और फिर वहां जाएंगे हम दांत की खंड में तो धनुषाकार हो जाएगा थोड़ा, है ना। तो फिर ये गोल थाली के आकार का, वहां आकार धनुष का हो जाएगा, तो थोड़ा उसमें अंतर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये विदेश क्षेत्र वहां है, तो वहां दोनों तरफ तो है ना, पूर्व विदेह पश्चिम विदेह, इधर भी है इधर भी है, तो 4 हो गए, 2 वहां हो गए और 2 पुष्करार्ध में। ऐसे 5 महाविदेश क्षेत्र हैं। एक विदेश क्षेत्र के अंदर 32 क्षेत्र हैं, तो 5 महाविदेश के अंदर 160 विदेश क्षेत्र हो गए, ठीक है। 160 इस प्रकार से ये 160 विदेश क्षेत्र होते हैं। अब ये जो एक विदेश क्षेत्र है, इस एक विदेश क्षेत्र, जैसे कि कच्छा एक विदेश क्षेत्र है, तो ये एक विदेश क्षेत्र एक भरत क्षेत्र या एक ऐरावत क्षेत्र जैसा ही है, क्योंकि इसके भी 6 खंड हैं, सबके 6-6 खंड जितने भी हैं। वो 6 खंड कैसे बनते हैं कि ये कच्छा के बीच में एक विजयार्ध पर्वत है, ठीक है, कच्छा के बीच में विजयार्ध पर्वत है, और इस नील पर्वत से 2 नदियां निकल रही है यहां से, ठीक है ना। नील पर्वत से ही, जो इस विजयार्ध पर्वत को दो जगह से काटती हुई, गुफाओं में से निकलती हुई सीता नदी में मिल जाती है। तो एक विजयार्ध पर्वत और 2 ये रेखा, इससे 6 हिस्से बन गए। वही 5 मृक्ष खंड और एक इसका आर्य खंड है, सीता नदी की तरफ वाला आर्य खंड है, ठीक है ना। और क्षेमा, जैसे भरत क्षेत्र की राजधानी क्षेमा नगरी है, अयोध्या है, इसी तरह इस कच्छा की क्षेमा नगरी इसकी राजधानी है। इस प्रकार से सब में ये बन जाएंगे, है ना, 6-6 इस प्रकार से, ठीक है। और यहाँ सब जगह तीर्थंकर हो सकते हैं एक साथ, ठीक है, होते ही नहीं है, होते तो 20 विद्यमान होते। ये विदेश क्षेत्र का स्वरूप है जो हमने आज थोड़ा वापस समझा है। और इसी प्रकार के 5 विदेश क्षेत्र हैं, ठीक है। तो जो भी गणना यहाँ करेंगे उसका गुणा 5 से करते जाएंगे, तो वहां पे हमको मिलता जाएगा। आइए चलते हम उन 6 पर्वतों की तरफ, जिन 6 पर्वतों से ये 7 क्षेत्र बन जाते हैं। उन पर्वतों का क्या स्वरूप है, क्या है, वो हम आगामी सूत्रों के माध्यम से जानेंगे। तो चलते हैं हम आगामी सूत्र, 3 सूत्र इन पर्वतों की विशेषताओं पर समर्पित है, आगे और भी बताया है, हम उन सूत्रों की चर्चा करते हैं। देखिए, सूत्र क्रमांक 11, 12 और 13 तीनों हम पढ़ेंगे। सूत्र क्रमांक 11 देखिए, सूत्र पाठ करता हूं मैं। तद विभाजिनः पूर्वापरायता हिमवन महाहिमवन निषद नील रुक्मी शिखरिणो वर्षधर पर्वताः। वापिस, तद विभाजिनः पूर्वापरायता हिमवन महाहिमवन निषद नील रुक्मी शिखरिणो वर्षधर पर्वताः। सूत्र विच्छेद करते हैं। तत् प्लस विभाजिनः, तत् प्लस विभाजिनः पूर्वापरायता, पूर्व प्लस अपर डैश आयता, है ना, तो वो मिल जाएगा, पूर्व प्लस अपर आयता, हिमवन, इसको हिमवत भी कह सकते हैं तम हलंत लगा के, डैश महाहिमवन न में हलंत, डैश निषद, डैश नी, डैश रुक्मी शिखरिणः, शिखरिणः
वर्षधर डैश पर्वता। ये 6 पर्वतों के नाम आ गए। इन 6 पर्वतों को षट कुलाचल, कुलाचल भी कहा जाता है, ठीक है ना। इनको अचल मतलब भी पर्वत ही होता है, अचल पर्वत है पर्यायवाची। तो षट कुलाचल भी कहा जाता है, 6 कुलाचल पर्वत है ना। और इनको वर्षधर पर्वत भी कहते हैं, ये 6 वर्षधर पर्वत है। तद विभाजित करते हुए जिस क्षेत्रों का पहले वाले में आया था, जिन 10वें सूत्र में, तो तत् मतलब मैं, उन क्षेत्रों को विभाजित करने वाले, विभाजित करने, देखिए पूर्वापरायता, पूर्वापरायता मतलब पूर्व और अपर मतलब दूसरी पश्चिम, पूर्व से लेकर पश्चिम दिशा तक, पूर्व से लेकर पश्चिम दिशा तक ये पर्वत फैले हुए हैं, षट कुलाचल पर्वत, ठीक है। उन क्षेत्रों को विभाजित करने वाले ये जो षट कुलाचल पर्वत हैं, ये पूर्व से लेकर पश्चिम दिशा तक बराबर फैले हुए हैं, ठीक है। तो ये हो गया उसका पूर्वापरायता का मतलब, ठीक है ना। अभी देखो आगे, आगे देखिए, नाम दिए इन सब के। अब हिमवन, पहले पर्वत का नाम है हिमवन, फिर दूसरे का महाहिमवन, ठीक है, तीसरे का निषद, चौथे का नील, पांचवे का रुक्मी और छठे का शिखरी है। ये वर्षधर पर्वत हैं। वर्षधर क्यों कहते हैं? क्योंकि वर्ष मतलब क्षेत्र है ना, क्षेत्रों को धारण, इनकी वजह से क्षेत्रों का विभाग हो गया है, इसलिए ये वर्षधर पर्वत कहे जाते हैं। इन्हें कुलाचल पर्वत भी कहते हैं, ठीक है। सूत्रार्थ पढ़ते हम क्या है, देखिए, उन क्षेत्रों को विभाजित करने वाले और पूर्व पश्चिम लंबे ऐसे हिमवान, महाहिमवान, निषद, नील, रुक्मी और शिखरी, ये 6 वर्षधर पर्वत हैं, ठीक है। पूर्व से, पूरे पूर्व से लेकर, यानी कि पूर्व में भी लवण समुद्र को स्पर्श कर रहे हैं और पश्चिम में भी लवण समुद्र को स्पर्श कर रहे हैं। जीवा है ये 6 जीवाएं हैं, समझ लीजिए, ठीक है ना। ये जम्बूद्वीप रूपी व्रत की 6 जीवाएं हैं ये, ठीक है ना। तो पूर्व में और पश्चिम में लवण समुद्र का स्पर्श करती हैं, ठीक है। इस प्रकार से ये पर्वत बन गए, 6 पर्वत जो 7 भागों में बांटते हैं, षट कुलाचल कहते हैं इनको, ठीक है। अभी हम चित्र में देखेंगे इनको, फिर चलिए सबसे पहले चित्र में हम देख लेते हैं इनको, फिर अपन आगे का सूत्र पढ़ेंगे, फिर और इनकी विशेषताएं पढ़ेंगे। देखिए चित्र आपके सामने है। सबसे पहले चालू करते हैं अपन नीचे से। हरे रंग में यहाँ पर भरत क्षेत्र बना हुआ है, उसके आगे उत्तर दिशा की तरफ बढ़ेंगे तो हिमवन पर्वत आएगा, ठीक है। ये हिमवन पर्वत है। कल भी हमने जाना था कि ये जो है वो इस भरत क्षेत्र का जो बाण है ना, इससे 2 गुना है, जस्ट 2 गुना है इससे, भरत क्षेत्र से, ठीक है ना। इसके बाद देखिए ऊपर महाहिमवन पर्वत, ये इसकी स्थिति देखो, पूर्वापरायता, पूर्व से लेकर पश्चिम तक जम्बूद्वीप के पूरी परिधि के अंत तक लगे हुए हैं ना, लवण समुद्र को स्पर्श करते हुए। फिर निषद पर्वत आएगा उसके ऊपर, फिर निषद पर्वत के ऊपर ये विदेश क्षेत्र के बाद है ना, उसके ऊपर नील पर्वत उत्तर दिशा में, फिर नील पर्वत की उत्तर दिशा में रुक्मी पर्वत, और रुक्मी पर्वत की उत्तर दिशा में शिखरी पर्वत। ऐसे ये 6 पर्वत बने हुए हैं, ठीक है, पूर्व से पश्चिम तक जो है लवण समुद्र को स्पर्श करते हुए, ठीक है ना। और इनकी वजह से ये विभाग बन गया है। अभी ये जो पर्वत है, इन पर्वतों की जो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई है, सब अलग अलग है। वो कितनी कितनी है, कितनी गहराई है, कितनी ऊंचाई है, कितनी इनकी चौड़ाई है, वो सब अपन अभी देखेंगे, ठीक है। ये पर्वतों के, अब इन पर्वतों का कलर कैसा है, यहाँ तो सबका एक जैसा कलर दिया हुआ है, ये डार्क या ब्राउन कलर का, लेकिन इन पर्वतों का रंग जो है वो सबका अलग अलग है। तो सब किस किस का पर्वत का कलर कैसा है, तो उसका सूत्र देखो, अगला सूत्र दिया हुआ है, सूत्र नंबर 12, इसमें इन पर्वतों के कलर बताए गए हैं, ठीक है ना। देखिए सूत्र क्रम 12 पढ़ता हूं मैं। हेमार्जुन तपनीय वैडूर्य रजत हेम मयाह,
सूत्र पाठ वापस करता हूं। हेमार्जुन तपनीय वैडूर्य रजत हेम मयाह। सूत्र विच्छेद करते हैं हम। हेम प्लस अर्जुन डैश तपनीय डैश वैडूर्य डैश रजत डैश हेम मयाह। ठीक है, हेम का मतलब होता है सोना, ठीक है ना। इन 6 पर्वतों का जो क्रम से मया इस मय है, तो इससे हमको ये जान लेना चाहिए कि इस रूप है, इस कलर का इस प्रकार है। तो पहले वाले पर्वत का क्रम जो है वो हेम सोने के समान है, ठीक है। फिर अर्जुन मतलब चांदी, दूसरे वाले का जो कलर है वो अर्जुन चांदी के समान व्हाइट सफेद है, ठीक है। तीसरा वाला तपनी तपाए हुए सोने के समान अथवा उदित होते हुए सूर्य के समान कलर वाला है, ठीक है ना। तीसरा जो पर्वत है वो तो ठीक है, यानी कि पहला पर्वत कौन सा हो गया, हिमवान। हिमवान पर्वत सोने के सदृश कलर वाला है। दूसरा महाहिमवान चांदी जैसे कलर वाला है। निषद पर्वत तपाए हुए सोने के समान कलर वाला है। नील पर्वत तो नील पर्वत नीला है, ठीक है ना। वेडूरी मणि नील मणि नीली होती है ना, तो नील मणि के समान इसका कलर है। रुक्मी, रुक्मी का कलर कैसा है, रुक्मी का कलर, क्योंकि रुक्मी किसके जैसा है, महाहिमवान जैसा, इसका कलर महाहिमवान के समान ही चांदी जैसा है। और शिखरी का कलर हिमवान जैसा ही है, सेम, इसका कलर सोने जैसा है, ठीक है ना। तो ये 6 पर्वतों के कलर सूत्रार्थ पढ़ लेते हैं हम। देखिए, ये 6 पर्वत क्रम से सोना, चांदी, तपाया हुआ सोना, वैडूर्य मणि, चांदी और सोना, इनके समान रंग वाले हैं, ठीक है। ये इनके कलर है, 6 पर्वतों के कलर जो हैं वो अलग अलग है सबके, ठीक है ना। लेकिन हिमवान और शिखरी का सेम है, महाहिमवान और रुक्मी का सेम है कलर। अब देखिए और क्या विशेषता है इन पर्वतों की, तो सूत्र क्रमांक 13 दिया है इन पर्वतों की विशेषता के लिए। देखिए, पाठ करता हूं सूत्र का। मणि विचित्र पार्श्वा उपरी मूले च तुल्य विस्ताराः। सूत्र पाठ वापस करता हूं। मणि विचित्र पार्श्वा उपरी मूले च तुल्य विस्ताराः। सूत्र विच्छेद करते हैं हम। मणि डैश विचित्र डैश पार्श्वाः, मणि डैश विचित्र डैश पार्श्वाः उपरि मूले च तुल्य डैश विस्ताराः, तुल्य डैश विस्ताराः। क्या मतलब हुआ, देखो, इनके पार्श्व, इनके साइड, पार्श्व मतलब साइड जो है, दोनों साइड, दोनों तरफ, ठीक है ना। मणि विचित्र, विचित्र प्रकार के मणियों से, चित्र विचित्र अनेक प्रकार के मणियों से, ठीक है, युक्त हैं इनके पार्श्व भाग जो हैं वो। और क्या विशेषता है इन पर्वतों की, हमने जो सुमेरु पर्वत देखा था वो कैसा देखा था हमने, नीचे से 10,000 योजन व्यास था, ऊपर होते कम होते होते 1,000 योजन हो गया। इनमें क्या है, देखो, ऊपरी मूले च तुल्य विस्तारा, ऊपर से ऊपरी मूले, ऊपरी मूले, मूले मूल से लेकर ऊपर तक, नीचे से लेकर ऊपर तक तुल्य विस्तार, एक समान विस्तार है इनका, यानी कम नहीं हो रहे हैं, सिकुड़ नहीं रहे नीचे से ऊपर। जैसा नीचे, जैसी इनकी उत्तर से दक्षिण तक जैसी इनकी चौड़ाई है वैसे की वैसे ऊपर तक है, सेम। तो ऊपरी मूले च तुल्य विस्तार, तुल्य विस्तार वाले हैं, ठीक है ना। दीवाल की तरह, जैसे दीवार होती है ना, बिल्कुल एक जैसी, समझ लो एक दीवाल है, 6 दीवालें हैं जम्बू जम्बू द्वीप में, बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है ना। ऐसा नहीं, स्ट्रेट, कम नहीं हो रहा है ऊपर जाके, सिकुड़ नहीं रहा है जैसे आम पर्वत होते हैं। देखिए सूत्रार्थ क्या, देखिए, इनके पार्श्व, इनके साइड दोनों ओर मणियों से विचित्र विचित्र हैं, मणियों से विचित्र अनेक प्रकार के मणियों से खचे हुए हैं। चित्र विचित्र मतलब खचित है, वहां पर मणि लगे हुए हैं, जड़े हुए हैं। तथा वे पर्वत कैसे हैं, ऊपर मध्य और मूल, ऊपर में, मध्य में, मूल में, नीचे से लेकर ऊपर तक समान विस्तार वाले हैं। चौड़ाई उनकी कैसी है, उत्तर से लेकर दक्षिण तक की जो उनकी चौड़ाई है कैसी है, यहाँ लंबाई की कह दो उसको, वो कैसी है, समान है उनकी, ठीक है ना। उसमें कोई सकरा नहीं हो रहा है ऊपर जाके पहाड़, ठीक है ना, जैसे सुमेरु हो रहा है ये। और उनकी विशेषता, तो इन पर्वतों के बारे में देखिए, ये चार्ट देख लेते अपन, इसमें इन तीनों सूत्रों का सार आ गया है, ठीक है। सबसे पहला हिमवन पर्वत,
या हिमवान कुछ भी कह दो, ठीक है। इसका एक नाम क्षुद्र हिमवान भी है, ठीक है ना। इस हिमवन को क्षुद्र हिमवन भी कहते हैं। क्षुद्र हिमवन इसलिए कहते हैं क्योंकि हिमवन नाम के दो पर्वत है, एक हिमवन एक महाहिमवन। तो जो बड़ा है वो महाहिमवन, क्षुद्र मतलब होता है छोटा, छोटा है वो क्षुद्र हिमवन। तो इस हिमवन को क्षुद्र हिमवन पर्वत भी कहा जाता है, ठीक है। तो हिमवन या क्षुद्र हिमवन पर्वत का रंग सोने के समान, दूसरा महाहिमवन चांदी के समान, तीसरा निशद तपाए हुए सोने के समान तपनीय, नील वैडूर्य मणि के समान नीला, रुक्मी का चांदी के समान, शिखरी का सोने के समान। लंबाई देखो, पूर्व से लेकर पश्चिम तक समुद्र तक फैले हुए हैं, लवण समुद्र तक, ठीक है ना। आकार कैसा है, ऊपर नीचे मूल में सब एक जैसा, दीवाल की तरह, है ना। और चौड़ाई ऊपर नीचे मूल में एक जैसी है इनकी। और विशेषता क्या है कि आजू बाजू में पार्श्व भागों में क्या हुआ कि विचित्र प्रकार के मणियों से जड़े हुए हैं। ये चित्र विचित्र प्रकार के मणियों से ये सुशोभित है, सुसज्जित है। ऐसे ये 6 पर्वत हैं जो कि इस जम्बू द्वीप को 7 क्षेत्रों में बांटते हैं। आ जाइए चित्र की तरफ, आ जाइए अभी। अपन इनकी लंबाई चौड़ाई को जो जान लेते हैं, ठीक है ना। ऊंचाई कितनी है और इनकी जो लंबाई है वो कितनी है, नींव कितनी कितनी है, वो सब जान लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो हमने कल ये चीज देखी थी कि भरत क्षेत्र जितना है उससे दोगुना हिमवन पर्वत है, उसका बाण, ठीक है ना, बीच की चौड़ाई जो है वो। फिर उससे दुगुना हेमवत, उससे दुगुना महाहिमवन पर्वत, उससे दुगुना हरि क्षेत्र और उससे दुगुना निषद पर्वत। ये हमने कल जाना था। और सेम विदेश क्षेत्र के ऊपर भी ऐसी स्थिति आ जाएगी ऐरावत से नीचे आते आते, और जो बीच का बच गया वो अलग है ना, ये जो विदेश क्षेत्र है वो। तो हमने कल 190 भाग किए थे। जम्बू द्वीप का जो व्यास है 1 लाख योजन, उसके हमने कितने 190 हिस्से किए थे ना, 190 भाग किए थे। और उस व्यास का जो 1 भाग प्रमाण है वो भरत क्षेत्र का बाण है, बीच का, बीचों बीच जो बनेगा ना, कटेगा जो, वो 1 भाग प्रमाण, यानी 1 भाग प्रमाण। तो हमने 1 लाख में भाग दिया था 190 का, तो हमारा वो 526 से 6/19 योजन आ गया था कि 526 से 6/19 योजन जो है वो इसका बीच का बाण है, ठीक है ना। अब हिमवन पर्वत क्या है कि 2 भाग प्रमाण है, इसे डबल है ना, तो 2 भाग प्रमाण है, ठीक है। तो इसकी उत्तर से लेकर दक्षिण की चौड़ाई कितनी हो जाएगी, ऊपर नीचे सब सेम ही है, चाहे मूल में देखो, मध्य में देखो, ऊपर देखो। तो ऊपर में इसके उत्तर से लेकर दक्षिण जो 2 बाउंड्रियां है, उत्तर दक्षिण, उत्तर वाली हेमवत को छुएगी और दक्षिण वाली इधर इस भरत क्षेत्र को, है ना। तो उत्तर से लेकर दक्षिण तक इसका विस्तार कितना होगा कि 2 भाग प्रमाण, यानी कि भरत क्षेत्र के दोगुना। तो इसका 526 से 6/19 इसका डबल कर दो, इंटू 2 कर दो, तो 2 भाग प्रमाण आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 1052 सहित, है ना, और 10/19, ठीक है, ऐसा इसका बनेगा। इतना इतना योजन जो है इसका प्रमाण है, ठीक है ना। 1052 से ही 12/19, 1052 से ही 12/19 योजन, 1052 से ही 12/19 योजन इसका प्रमाण आ जाएगा। इसकी उत्तर से दक्षिण तक इसकी चौड़ाई आ जाएगी, ठीक है ना। हाँ, इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, लिखा है यहाँ पर 100 योजन की इसकी ऊंचाई। ऊंचाई कितनी है, 100 योजन, 100 योजन इसकी ऊंचाई, ठीक है ना। जमीन से 100 योजन ऊंचा है और 1052 सहित 12/19 योजन ये चौड़ा है उत्तर से दक्षिण की तरफ, ठीक है। और पूर्व से पश्चिम भी इसकी यथायोग्य जीवा से लंबाई ज्ञात है, जान सकते हैं। और गहराई कितनी है इसकी जमीन के अंदर कि वो देखो, इन सब जो सामान्य पर्वत हैं, इन सब पर्वतों का हम एक बात जान लें थोड़ा विशेष रूप से, है ना। मेरू पर्वत की हम बात नहीं करेंगे, उसको रहने देते अभी, पर वो अलग है। तो इनकी जो गहराई होगी वो जितनी इनकी ऊंचाई है उसका 1/4 हिस्सा होगा, इतना हम ध्यान रखें। जितनी इनकी ऊंचाई है उसका 1/4, 25%, मतलब 1/4 हिस्सा जो है वो इसकी गहराई होगी। तो इसकी गहराई कितनी है, 25 योजन। 100 योजन तो इसकी चौड़ाई ऊंचाई है ऊपर, और 25 योजन इसकी गहराई है। तो गहराई मिल गई हमको 25, मतलब नींव है ना, 25 योजन। ऊंचाई मिल गई हमको कितनी, 100 योजन। और चौड़ाई को या लंबाई को उत्तर से लेकर दक्षिण तक जो विस्तार है इसका, वो हमको मध्य में वो जो है विस्तार है वो हमको मिल गया कितना, कि वो विस्तार हमको मिल गया 2 भाग प्रमाण, ठीक है ना।
526 सही 6/19 इंटू 2, ठीक है, बस उससे इंटू करते रहना है अपन को। ये अपन को हिमवन पर्वत का है ना ऊंचाई, गहराई, चौड़ाई ये हमको प्राप्त हो गई, ठीक है ना। इस हिमवन पर्वत के ऊपर और क्या है कि इस हिमवन पर्वत के ऊपर कूट हैं। कूट मतलब शिखर, शिखर जैसी रचना है, ठीक है ना। तो इस कितने कूट है कि 11 कूट हैं इस हिमवन पर्वत के ऊपर, 11 कूट हैं। उन कूटों पर क्या है, ठीक है ना, उन कूटों पर क्या है। तो इधर सबसे पूर्व में जो कूट है उसका नाम है सिद्धायतन कूट। सबसे पूर्व में कूट है हिमवन पर्वत, जहां है देखो इधर लिखा हुआ है ना, ये पूर्व दिशा की ओर देखते देखो बस, है ना, 100 योजन ऊंचाई लिखा हुआ है उधर पूर्व दिशा में। इधर जो है वो 100 सिद्धायतन नाम का कूट है, और फिर वैसे ही एक एक करके कूट बने हुए हैं पूर्व से लेकर पश्चिम दिशा तक। 11 कूट बने हुए हैं, 11 शिखर जैसी रचनाएं बनी हुई है, ठीक है ना, पर्वत के कूट, पर्वतों के कूट है वो, ठीक है ना। उस जो सिद्धायतन कूट है उसके ऊपर जिन मंदिर बना हुआ है, उसके ऊपर जिन मंदिर की रचना है। और शेष कूटों पर क्या है कि शेष कूटों पर व्यंतर देव और देवियों के निवास स्थान है। 4 कूटों पर व्यंतर देवों के निवास स्थान है, बाकी पर देवियों के निवास स्थान हैं, ठीक है। उनके और जो उन कूटों के, जो उन देवी देवताओं के नाम है वैसे ही उन कूटों के भी नाम है, जैसे कूटों के नाम है वैसे उनके भी नाम है, ठीक है। उनके नाम वाले वो देव देवियों के आवास वहां पर हैं, महल जो भी है वो सब बने, भवन बने हुए, ठीक है ना। तो ये हो गया हिमवन पर्वत को हमने जान लिया, ठीक है, जो देवगति के जीव हैं उनका वहां पर यथा योग्य निवास स्थान है, ठीक है। आगे समझ में। अब जैसी रचना इनकी है सेम वैसी की वैसी रचना ऊपर की तरफ भी जानना चाहिए। तो किसका साम्य किससे करेंगे? निषद पर्वत की तरह नील पर्वत सेम, महाहिमवन पर्वत की तरह रुक्मी पर्वत सेम, ठीक है। और नीचे देखिए हिमवन पर्वत की तरह ये शिखरी पर्वत, हिमवन पर्वत की तरह शिखरी पर्वत की ऊंचाई हो जाएगी, उसकी गहराई हो जाएगी, उसकी उसकी उत्तर से दक्षिण तक, दक्षिण से उत्तर तक चौड़ाई हो जाएगी। और कूट कितने हैं तो ऊपर से नीचे आओ, शिखरी पर्वत पर 11 कूट, ठीक है। उसी तरह रुक्मी पर्वत पर 8 कूट और नील पर्वत पर 9 कूट हैं। और इनमें भी एक 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 हर पर्वत पर एक एक अकृत्रिम चैत्यालय बना हुआ है, और बाकी स्थानों पर यथा योग्य देवी देवियों के भवन बने हुए हैं। ये इन पर्वतों की स्थिति, ये सब पर्वत हैं, ठीक है ना। ये इन पर्वतों के बारे में हमने विस्तार से जाना है। इन पर्वतों की स्थिति है, इनका रंग वगैरह हमको पता ही है ना, सबका रंग अपना अपना जो है वो सूत्र क्रमांक 12 में दिया हुआ है कि सबका कलर जो है वो अलग अलग कलर इनका है, ठीक है। और देखिए विजयार्ध पर्वत लिखा हुआ है ना, विजयार्ध पर्वत, हिमवन पर्वत के नीचे लिखा हुआ है विजयार्ध पर्वत। ये विजयार्ध पर्वत, इसी तरह और भी पर्वत है, देखो पर्वत कितने कितने हैं, कहाँ कहाँ पर्वत है वो देख लो सबसे पहले, है ना। अब अगर अपन देखेंगे पर्वत कहाँ कहाँ है इस जम्बू द्वीप के अंदर, तो कितने पर्वत मुख्य वैसे तो छोटे मोटे हिमालय और ये सब हमारे अरावली, ये तो पर्वत इतने तो ढेरों पर्वत, उनकी बात नहीं कर रहा है, मुख्य बिल्कुल मुख्य पर्वतों की बात कर रहे हैं। तो षटकुलाचल पर्वत सबसे पहले, तो ये 6 मुख्य पर्वत, ठीक है ना। इसके बाद देखो, इसके बाद आ जाओ विजयार्ध पर्वत देख लो, फिर सुमेरु पर्वत तो है ही सबसे मेन, सुमेरु पर्वत को भी ले लीजिए, ठीक है। फिर विजयार्ध पर्वत, तो विजयार्ध पर्वत कितने हैं देखो, कितने विजयार्ध पर्वत हैं? विजयार्ध पर्वत हैं, एक भरत क्षेत्र में है, एक ऐरावत क्षेत्र में, ठीक है। और विदेश क्षेत्र के 32 क्षेत्र, तो 32 में 32 विजयार्ध पर्वत हैं, 32 में 32 विजयार्ध पर्वत, तो 32 और 2 34 विजयार्ध पर्वत है। जम्बू द्वीप की बात किया जाएंगे, इस जम्बू द्वीप में संख्या निकालो, जो भी निकालनी है फिर उसका गुणा 5 से कर दो, तो वो डाई द्वीप का आ जाएगा पूरा। तो विजयार्ध पर्वत 34 हो गए, 6 हो गए कुलाचल पर्वत जो अभी हमने जिनके बारे में पढ़ा है सूत्रों के माध्यम से, एक हो गया सुमेरु पर्वत। सुमेरु पर्वत के ऊपर नीचे की तरफ देखो, सुमेरु पर्वत से नीचे है ना, ऊपर नीचे की तरफ 4 गजदंत पर्वत, जिनकी वजह से उत्तर कुरु देवपुरी भूमि बन रही है, ये 4 गजदंत पर्वत यहाँ पर, ठीक है। ये भी मुख्य पर्वत हो गए ना। और कौन से पर्वत दिख रहे हैं आपको इसके अंदर देखिए, इसके अलावा जो वक्षार गिरी है, जो हमने जो विदेश क्षेत्र में पढ़ा था ना, विदेश क्षेत्र में जिस वक्षार गिरी ने इन विदेश क्षेत्रों को बांटा है, तो चार
उत्तर पूर्व विदेह में 4, दक्षिण पूर्व विदेह में कुल मिला के 8 वक्षारगिरी हो गए। इसी तरह पश्चिम विदेह में भी 8 और 16 वक्षारगिरी, तो 16 वक्षारगिरी है। ठीक है, एक सुमेरु पर्वत, 4 गदंत पर्वत, 6 कुलाचल पर्वत, 34 विजयार्ध पर्वत, और ये देखो ये जो नाभिगिरी है बीच में 4 दिख रहे हैं नाभिगिरी, है ना, ये हेमवत, हरि, रम्यक और हिरण्यवत क्षेत्र के बीच में एक नाभिगिरी बनी हुई है। ठीक है ना। इसी तरह ये जो जितने भी विजयार्ध पर्वत वाले क्षेत्र हैं, भरत, ऐरावत और विदेश क्षेत्र के 32, इन सब के अंदर विजयार्ध पर्वत के ऊपर की तरफ जहां खंड है वहां एक एक वृषभगिरी, सब गिरी है, जहां संबंधित चक्रवर्ती जाके अपना नाम लिखता है वो वृषभगिरी है। इतने सब यहाँ पर गिरी बने हुए हैं। ठीक है ना। इन सब का गुणा जो है 5-5 से करते जाएंगे। सुमेरु पर्वत का गुणा, सुमेरु पर्वत 5 नहीं है लेकिन सुमेरु पर्वत 1 है, ऐसे 5, उनके नाम अलग अलग है सबके वो, लेकिन इनके नाम अलग नहीं है, इनके नाम सेम है सबके। ठीक है ना, जो दूसरे विजयार्ध और ये सब है ना। इस प्रकार से ये पर्वतों का हमने जाना है, ये पर्वत है। इसके अलावा और भी दिग्गजेंद्र और भी पर्वत होते हैं छोटे छोटे, पर हमने ये मुख्य मुख्य पर्वत जो है वो जाने हैं। ठीक है। और मध्य लोक के 458 जो अकृत्रिम चैत्यालय हुए, सुना ना मैं, अकृत्रिम चैत्यालय कुल कितने, बहुत सारे है ना, 8 करोड़ कुछ, तो 458 अकृत्रिम चैत्यालय केवल मध्य लोक में है। तो मध्य लोक में 458 अकृत्रिम चैत्यालय की गिनती हम करेंगे तो इन पर्वतों को हमें पता होना चाहिए, क्योंकि पर्वतों के ऊपर कूट है, उन पर चैत्यालय बने हुए हैं प्रायः। ठीक है ना। तो उनकी गिनती करेंगे तो वो ख्याल में हमको आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमने आज जो चर्चा की है वो इन पर्वतों को जाना है, इन पर्वतों के रंग जाने हैं, इन पर्वतों की ऊंचाई, इनकी नींव कितनी है और इनकी उत्तर से दक्षिण तक चौड़ाई कितनी है ये जाना है। और इन पर्वतों की हमने विशेषता जानी है कि ऊपर नीचे और मूल में ये समान विस्तार वाले होते हैं, इनके पार्श्व भाग जो होते हैं आइट साइड बाजू में अनेक प्रकार के विचित्र मणियों से जड़ित होते हैं, और इन पर कितने कितने कूट एक एक कुलाचल पर्वत पे है वो जाना, और उन सब के ऊपर एक एक अकृत्रिम चैत्यालय, अकृत्रिम जिन मंदिर निर्मित है ये हमने आज जाना है, और इनके माध्यम से ये भेद बन जाता है। ठीक है। अब ये जो कूट हैं, ये जो पर्वत हैं, इन पर्वतों के ऊपर और क्या है। ठीक है, कि इन पर्वतों के ऊपर एक एक महाह्रद है, महातालाब, महासरोवर है, जिनके नाम दिए हुए हैं पद्म, महापद्म, तिगिंच, केसरी। ठीक है, ये बहुत बड़े बड़े हैं, ये कहने को सरोवर हैं पर ये महासागरों से भी बड़े बड़े ये हैं। इनकी चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई कितनी है, गहराई कितनी है, और इन सागरों के मध्य में क्या है, और उन पर कौन कौन रहते हैं, देवियों के भी निवास स्थान यहाँ पर हैं और अन्य देवों के भी निवास स्थान है, तो कहाँ कहाँ क्या क्या इन तालाब के बीच में है, ये जो चर्चा है वो आगामी सूत्रों में 13 नंबर से सूत्र के बाद में ये जो सूत्र दिए हुए हैं 14 से लेकर 19 सूत्र तक, इसमें इन सरोवर और इन सरोवरों के बीच में एक एक कमल वगैरह हैं, तो उन सब की चर्चा इसमें की हुई है जो हम आगामी कक्षाओं में उसका पढ़ेंगे। ठीक है, अभी की चर्चा हम यहीं पर पूर्ण करते हैं और विराम देते हैं। कोई प्रश्न किसी को हो तो आगामी अगली कक्षा को ज्वाइन करें।